नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा प्रवासी प्रकोष्ठ के माध्यम से पार्टी ने उन मतदाताओं से संपर्क साधा जो दिल्ली, चंडीगढ़ या हरियाणा में रह रहे हैं। भट्ट ने कहा कि वह स्वयं इन स्थानों पर गए और लोगों से केदारनाथ पहुंचकर मतदान की अपील करके आए हैं। पार्टी ने अब तक ऐसे 2500 प्रवासियों की सूची तैयार की है। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि केदारनाथ आपदा के बाद बड़ी संख्या में केदारनाथ का पलायन से लोगों का पलायन हुआ उस क्षेत्र से, और उन सब में ही हमारा हर राज्य के अंदर हमारा अपना उत्तराखंडी पार्टी का प्रकोष्ठ है, प्रवासी प्रकोष्ठ। उन प्रकोष्ठों के सब कार्यकर्ताओं से हमने मिलना, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, सबका सहयोग हम चुनाव में लेते हैं। हम भी अनेकों राज्यों में चुनाव के लिए जाते हैं, तो दिल्ली में हो, लुधियाना हो, चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो, इन सब स्थानों के जो अपने प्रवासी उत्तराखंडी कार्यकर्ता हैं उनके साथ मेरा बैठना हुआ। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ बड़ी संख्या में, क्योंकि बाई इलेक्शन का एक माहौल होता है, मतदान भी कम होता है, तो हमने आह्वान किया है कि केदारनाथ के अंदर केदारनाथ के देवतुल्य स्वरूप को और विस्तार रूप देने के लिए, मोदी जी को समर्थन देने के लिए, पुरुषोत्तम धामी जी द्वारा जो काम उस क्षेत्र में किए गए उन कार्यों को और समग्रता का समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में जो प्रवासी मतदाता है वो भी केदारनाथ के मतदान के लिए पहुंचे। इसलिए हमारी बैठक में मैं विश्वास कर सकता हूँ 1200 से अधिक लोग दिल्ली से पहुंचने वाले हैं। 370 की सूची ये लुधियाना की बनी है, 412 के आसपास सूची हमारी चंडीगढ़, हरियाणा से बनी है। तो लगभग 2 से 2,500 मतदाता, ये जो केदारनाथ विधानसभा का क्षेत्र का मतदाता प्रवासी के रूप में था, वो सब लोग आकर केदारनाथ क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी पर मतदान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा में लगभग 12,100 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आज एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि पीएम मोदी दरभंगा एम्स की आधारशिला रखेंगे। 2003 में तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने पटना में बिहार का पहला एम्स खोलने का फैसला किया था। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। बाद में निर्णय लिया गया कि कुछ समय में एक और एम्स भी खुलेगा। आज के उपस्थिति के लिए स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। और आज महत्वपूर्ण दिन है, दरभंगा एम्स के निर्माण का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। और दरभंगा में एम्स के निर्माण से बिहार के लोगों को काफी अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। और एक बार हम आपको बताना चाहते हैं कि 2003 में तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में पहली बार एम्स का पटना में उन्होंने निर्माण का निर्णय लिया था 2003 में। और आप जानते ही हैं कि बिहार में एम्स बन गया और काफी लोग देखने जाते हैं और काफी अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से बन गया है। और उसके बाद दूसरी बार भी जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन था, इनका शुरू हुआ था, तो 2015 में ही यहां तय हो गया कि जैसे एक बना हुआ था, एक और बिहार में बनेगा। तो उसी समय जो थे, उस समय के तत्काल वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी और हमको जा करके उनसे मिले थे, और उनसे भी हमने कहा था कि भाई पटना में हो गया है, अब निश्चित रूप से यहां पर होना चाहिए। दूसरी जगह ये हमने उनको कहा था कि दरभंगा वाला एरिया जो है इसको होना चाहिए। और हम सब लोगों को शुरू से कहते रहे कि भाई जो पहला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना का पहला था और दूसरा दरभंगा का है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार हमेशा देश के लोगों के विकास के लिए खड़ी है। हमने एक ही कार्यक्रम में 12,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। दरभंगा में एम्स के सपने को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरभंगा एम्स के निर्माण से बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। क्यों हमारी सरकार
देश की सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। सेवा की इसी भावना से यहां विकास से जुड़े 12,000 करोड़ रुपए के एक ही कार्यक्रम में 12,000 करोड़ रुपए का अलग अलग प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। साथियों, कोसी और मिथिला को बाढ़ से जो परेशानी होती है उसको दूर करने के लिए भी हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इस वर्ष के बजट में हमने बिहार की बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए एक विस्तृत प्लान घोषित किया है। मुझे विश्वास है नेपाल के साथ मिलकर हम इस समस्या को हल कर पाएंगे। इससे जुड़े 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले किसी भी बीमारी से पीड़ित हर व्यक्ति को एम्स दिल्ली जाना पड़ता था। हालांकि हमारी सरकार ने देश के कई हिस्सों में नए एम्स अस्पताल स्थापित किए हैं। आज देश में 24 एम्स अस्पताल हैं। हर गंभीर बीमारी के लोग दिल्ली एम्स का रुख करते थे। कांग्रेस की सरकार के समय जो 4-5 एम्स और बनाने की घोषणा हुई, उनमें कभी ठीक से इलाज नहीं शुरू हो पाया। हमारी सरकार ने अस्पतालों की इन बीमारियों को भी दूर किया और देश के कोने कोने में नए एम्स भी बनाए। आज देश भर में करीब 2 दर्जन एम्स है। बीते 10 सालों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी करीब करीब 2 गुनी हुई है। इससे इलाज की सुविधा तो मिली है, बड़ी संख्या में हमारे युवा डॉक्टर भी बने हैं। वहीं हम कोसी और मिथिला के लोगों को बाढ़ के कारण होने वाली समस्याओं को खत्म करने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमने इस क्षेत्र में बाढ़ से निपटने के लिए इस साल के बजट में एक विस्तृत योजना की घोषणा की है। मुझे विश्वास है कि हम नेपाल के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। हम आने वाले 5 साल में देश में मेडिकल की 75,000 नई सीटें जोड़ने वाले। हमारी सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है, जिसका बिहार के युवाओं को भी बड़ा फायदा होगा। हम हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दे रहे हैं। मकसद यही है कि गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार की संतान भी डॉक्टर बन सके। साथियों, हमारी सरकार ने कैंसर से लड़ाई का भी एक बड़ा अभियान छेड़ा है। मुजफ्फरपुर में जो कैंसर अस्पताल बन रहा है, इससे बिहार के कैंसर मरीजों को बहुत लाभ होगा। इस अस्पताल में एक ही छत के नीचे कैंसर के इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, बिहार। मुख्यालय पौड़ी के ऐतिहासिक रामला मैदान में जिला प्रशासन ने नगर पालिका प्रशासन के सहयोग से इगास बग्वाल पर्व पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान SHG ग्रुप, जागृति महिला व एकता स्वयं सहायता समूह की ओर से थड़िया, चौफला व लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल पर मौजूद लोगों ने स्थानीय विधायक एवं मुख्य विकास अधिकारी के साथ जमकर भैलो खेला। विधायक द्वारा पारंपरिक त्योहार को खेलने का सही तरीका सिखाया गया। वहीं अद्वैत बहुगुणा द्वारा कार्यक्रम के दौरान इगास मनाने के पीछे की मान्यताओं तथा उसके पीछे की किंवदंतियों की जानकारी दी। आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। पिछली वर्षों की भांति आज भी इगास के शुभ अवसर पर यहाँ पर सभी प्रशासन की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से, CDO पौड़ी की तरफ से, अपने तहसीलदार पौड़ी की तरफ से सभी लोगों ने, सभी विभागों ने यहाँ पे अपना पार्टिसिपेट करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और सभी लोग, पौड़ी की आम जनता जो है बहुत खुश है, क्योंकि हमारी जो ये
लोक पर्व है, वास्तव में ये विलुप्ति की तरफ जा रहे हैं। इनको जिंदा रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत आवश्यक है और हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हमारे लोक पर्व, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार, हमारे जो कल्चर है उसको बचाने का हम सब लोग प्रयास करते रहें। ये सर्वप्रथम तो मैं सभी जनपद वासियों को इस पावन पर्व पर इगास बग्वाल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करता हूं। और आज ये रामलीला ग्राउंड में यहाँ पे सभी पौड़ी शहर के निवासी और आसपास के निवासी भी यहाँ पे आए हैं और इगास बग्वाल पर्व को बहुत ही उल्लास के साथ मना रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि भैलो खेला जा रहा है यहाँ पे, और ये एक बहुत अच्छी परंपरा है। जो हमारे लोकल त्योहार हैं उनको हम लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं, जो यहाँ के निवासी हैं वो उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हमारी माताएं बहनें हैं, उनके द्वारा अपने पुराने जो लोकगीत हैं, पुराने मांगलिक गीत हैं, उनको गाया गया। तो ये इतना अच्छा एक प्रयास है कि ये अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो, ये मांगलिक गीत, ये लोकगीत। तो ये इस पर्व को मनाने का हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो सकेगा। सारे प्रदेशवासियों को हमारे उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप आज देख रहे हैं कि हमारे जिलाधिकारी महोदय और शासन प्रशासन के एक यहाँ पे आयोजन किया गया था। हमारा जो लोक पर्व है उत्तराखंड का इगास बग्वाल, उसके तहत यहाँ पे भैला खेला जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके यहाँ पे हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे महिलाओं ने अपने वेशभूषा में, पूरे उत्तराखंड की वेशभूषा में कहीं ना कहीं यहाँ पे खड़िया चौकनी और हमारे जितने भी यहाँ पे होते हैं वो झुमेलो, वो सब खेले गए। और यहाँ पे हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज माननीय विधायक राजकुमार कोरी पौड़ी जी यहाँ पे उपस्थित रहे, जिन्होंने बच्चों के साथ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी एक संस्कृति है, हमारे उत्तराखंड का कहीं ना कहीं एक प्रथा है भैला खेलना, जिसके प्रति आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये छुपती जा रही थी, विलुप्त होती जा रही थी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी विशेष तौर से हमारे माननीय सांसद अभिन बलूनी जी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, पौड़ी गढ़वाल। सरयू नदी में संतों ने चढ़ाया 151 मीटर चुनरी। देवउठानी एकादशी के बाद भगवान चिर निद्रा से है जगे, आज से शुरू हो जाएगा सभी तरीके का शुभ कार्य। भगवान के जागरण के पश्चात संत समाज ने 151 मीटर की लंबी चुनरी किया सरयू नदी में समर्पित। हनुमानगढ़ी से सरयू नदी तक संत समाज ने निकाली शोभा यात्रा। अयोध्या के सभी प्रमुख धर्माचार्य रहे शोभा यात्रा में शामिल। वहीं सरयू को वैदिक रीति रिवाज के साथ किया गया दुग्धाभिषेक, चढ़ाई गई चुनरी। पूर्णिमा माना जाता है। जो कार्तिक मास की पूर्णिमा है वो पूर्णमदा पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे परिपूर्ण परमात्मा है ऐसे कार्तिक पूर्णिमा भी पूर्णिमा है। इसमें जो भी दान किया जाए, धूप दी जाए, दीप दिया जाए, चुनरी दान किया जाए। वैसे सरयू मैया तो लोग कहते हैं कि मनवंतर सहस्तेषु काशी वासेन जतफलम तत्फलम संपापनोति सरयू दर्शनम कृते। करोड़ों वर्ष जो काशी में निवास करता है, मथुरा में निवास करता है, जो फल मिलता है वो माँ सरयू के दर्शन से ही फल मिल जाता। ऐसे मातेश्वरी वास्तव में जो परम शक्ति हैं माँ सरयू, जो वशिष्ठ जी की पुत्री हैं माँ सरयू, जिनको नेत्रजा कहते हैं, उनको चुनरी चढ़ाने का बड़ा महत्व है। आज भक्तमाल जी महाराज, श्री कौशल किशोर दास जी महाराज के निर्देशन में, महंत अवधेश दास जी महाराज के नेतृत्व में हर साल जैसे माँ सरयू को चुनरी चढ़ाई जाती, ऐसे इस बार भी चुनरी चढ़ाई गई। देखिए, हमारे यहाँ कार्तिक मास का बड़ा ही महत्व है और चुनरी चढ़ाने का भी, क्योंकि ये साक्षात नारायण का महीना है। कार्तिक महीना जो है ये नारायण का महीना है। और अभी आपने देखा कल एकादशी थी, भगवान शयन से उठे हैं, जागे हुए हैं। तो ऐसे समय माँ सरयू का पूजन, अयोध्या के संतों के द्वारा दीपदान करना और चुनरी चढ़ाना बहुत ही अयोध्या के लिए मंगल कामना, समस्त विश्व के लिए मंगल कामना का एक संदेश है। इससे हम लोग मंगल कामना किए कि संपूर्ण राष्ट्र स्वस्थ हो, सुंदर हो, और इसी के साथ हम लोगों ने पूजन किया। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर हरीश रावत द्वारा दिए गए बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने हरीश रावत के बयान पर कहा कि खाता ना बही, जो हरीश रावत कहे वही सही। कहने वाले हरीश रावत ये भूल चुके हैं कि आज कांग्रेस के पास ना तो संगठन है, ना कोई नेता, और ना ही उनके पास आज कोई कार्यकर्ता है। और ऐसे में वो बीजेपी को दो गुटों में बंटने वाली पार्टी बता रहे हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जिससे जुड़े कार्यकर्ता पार्टी को अपने परिवार की तरह समझते हैं। वो पार्टी कभी दो धड़ों में नहीं बंट सकती। खाता ना बही, जो हरीश रावत कहे वही सही। कैसी कल्पना कर रहे हैं कांग्रेस वाले? कांग्रेस के पास न आज संगठन है, न सेनापति है, न नेता है, न ही कोई कार्यकर्ता उनके पास बचा है।
और बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के धड़ेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट होकर, चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात करें, चाहे हम 2022 के चुनाव की बात करें, 2017 के विधानसभा के चुनाव की बात करें, हर चुनाव को एकजुटता के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ हमने जीता है। और केदारनाथ चुनाव को भी हम बहुत प्रचंड जीत के साथ, रिकॉर्ड मतों के साथ हम जीतने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, देहरादून। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।